हेलो एवरीवन। तो आज हम ये जानेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल लगाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। नाउ बिफोर डाइविंग इनटू द स्टेप्स ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। अब एकदम लेमैन टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो बाय द वेरी वर्ड एंटीसिपेटरी, इट इज़ 99% clear, almost 100% clear that anticipatory bail is a kind of bail जो कि एक एप्लीकेंट मूव करता है कोर्ट में when such applicant is apprehending arrest। यानी कि अगर एक व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके खिलाफ़ एक FIR दर्ज हो गई है और उसका अरेस्ट हो सकता है, और ऐसी FIR कोई संगीन अपराध यानी कि हीनियस एक्ट या हीनियस क्राइम के तहत रजिस्टर हुई है, तो ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई जाती है। अब एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन या एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान कहाँ दिया है? सो दी सेक्शन 482 ऑफ द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और दी सेक्शन 438 ऑफ द अर्लियर CRPC टॉक्स अबाउट द एंटीसिपेटरी बेल। अब इसमें फ़र्क बस इतना है कि पुराने कानून में और नए कानून में, कि नए कानून में दैट इज़ BNSS में you cannot move an anticipatory bail application if the crime leveled against you or if the FIR which has been registered against you is registered under the section 65 subsection 2 of Bharatiya Nyaya Sanhita or section 70 of Bharatiya Nyaya Sanhita. Now let us understand who is eligible to apply for anticipatory bail. अब ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था that any person who is apprehending arrest और who is of the view that an FIR has been registered against him, यानी कि एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको ये लग रहा है कि किसी संगीन अपराध के तहत उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया है, उसके खिलाफ़ FIR दर्ज हो गई है और पुलिस वाले उसको कभी भी आके पकड़ सकते हैं, then such person is eligible to apply for anticipatory bail in the respective court. Now where to file your application for anticipatory bail? See, you move to the Honorable Sessions Court for the very first time with your anticipatory bail application under section 482 of the BNSS, and God forbid if it gets dismissed, I mean अगर आपको anticipatory bail Sessions Court provide नहीं करती है, then you move to the High Court of that respective state under the same section, that is section 482 of the BNSS। और अगर आपकी किस्मत इतनी ख़राब है that even High Court denies your anticipatory bail, यानी कि it upholds the order of the Sessions Court, then you have another remedy to move to the Honorable Supreme Court of India under Article 136, that is via the path of SLP, and from there you can challenge the impugned order of the Honorable High Court, and of course the Honorable Supreme Court of India might grant you, and अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो आपको वहाँ पे भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, एंड यू विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ लीगल डिफ़िकल्टी, इफ़ यू आर इनटू सम लीगल इश्यूज़, अगर आपके पास कोई कानूनी समस्याएं हैं और आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फ़ोन नंबर पे मेरे से या मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और on the number provided in the description box। बढ़ते हैं वीडियो में। Now let us come to the step by step procedure of the anticipatory bail application। अब सबसे पहला प्रोसीजर जो है वो ये है कि आप अपने वकील साहब के पास जाके उनको सब कुछ समझाते हैं कि आपको क्या लगता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके खिलाफ़ इस पर्टिकुलर सेक्शन में FIR रजिस्टर हो गई है या हो रखी है या हो जाएगी, या फिर पुलिस वाले आपको क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं। ये सब कुछ आप अपने वकील साहब को समझाते हैं, एंड वंस एवरीथिंग इज़ डन, दी एडवोकेट, द रिस्पेक्टिव एडवोकेट, आपका वकील जो है, ही विल ड्राफ्ट योर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। अब एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में मोटा मोटा देखा जाए तो 3 पार्ट होते हैं। हम उस एप्लीकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है, इट इज़ दी कॉस्ट टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन, जहाँ पे आप ये बताते हैं कि आप एंटीसिपेटरी बेल किस कोर्ट में लगा रहे हैं, आप सेशंस कोर्ट में लगा रहे हैं या फिर आप हाई कोर्ट में लगा रहे हैं। उसमें कॉस्ट टाइटल में आपको ये भी मेंशन करना रहता है कि आपका एप्लीकेंट कौन है, एप्लीकेंट का प्रोफेशन क्या है, आई मीन ऑल दी डिटेल्स अबाउट दी एप्लीकेंट, ये सब चीज़ें कॉस्ट टाइटल में आती हैं। अब जो दूसरा पार्ट होता है, दैट इज़ दी बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। अब
वेरी ऑब्वियसली जो बॉडी होती है एप्लीकेशन की, उसमें हम ये मेंशन करते हैं कि किस सेक्शंस में आपके खिलाफ़ एफआईआर रजिस्टर हो रखी हैं, किस क्राइम के अगेंस्ट आपको पुलिस वाले अरेस्ट करना चाह रहे हैं। एंड क्योंकि हम एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो 60% ऑफ टाइम्स हमें ये नहीं पता होता है कि कौन से सेक्शन हमारे खिलाफ़ लगाए गए हैं, व्हाट ऑल सेक्शंस हैज़ बीन लेवल्ड अगेंस्ट अस, आई मीन अगेंस्ट द एप्लीकेंट, अगेंस्ट द क्लाइंट। तो ऐसे केसेस में वी लीव दो स्पेसेस बाय जस्ट मेंशनिंग दैट द सो एंड सो सेक्शंस एंड सो क्राइम इज़ नॉट नोन, एंड फिर हम उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी प्रे फॉर वाई, नॉट प्रे, वी मेंशन वाई वी नीड टू, why the applicant seeks the anticipatory bail, why he should be granted anticipatory bail and various other grounds. जो हमारा थर्ड पार्ट आता है anticipatory bail application का, it is the prayer part, wherein but obviously we pray to the honorable court that due to so and so aforementioned grounds, aforementioned reasons, the applicant shall be granted anticipatory bail. Now once the application is drafted and is ready by your advocate, तो आप उस एप्लीकेशन की कॉपी मंगवाइए अपने पास। आप उस एप्लीकेशन को, आप अपने एडवोकेट को बोलिए कि यू प्लीज़ व्हाट्सएप मी दी एप्लीकेशन। आप उस एप्लीकेशन को एक बार पढ़िए, यू गो थ्रू दी कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड देन यू अप्रूव इट, एंड देन वी एज एन एडवोकेट और योर एडवोकेट फॉर दैट मैटर मूव्स फॉरवर्ड विद द एप्लीकेशन। अब उसके बाद जो एडवोकेट है वो अपना वकालतनामा लगाता है, विच इज़ ऑफ कोर्स साइंड बाय द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट, एंड देन इफ़ रिक्वायर्ड तो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लगाता है इन सपोर्ट ऑफ द बेल एप्लीकेशन, उसको एनेक्स किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स द एप्रोप्रिएट कोर्ट फीस इज़ अफिक्स्ड विद द वकालतनामा एंड द एप्लीकेशन, एंड इफ़ रिक्वायर्ड कई केसेस में प्रोसेस फ़ी भी लगा दी जाती है, एंड देन इट इज़ फाइल्ड। एंड बाय फाइलिंग आई मेंट कि अब आप उसको रजिस्ट्री के पास जाके फिजिकली फाइल कर देते हैं, एंड ऑफ कोर्स नाउ दिस प्रोसेस इज़ डिजिटलाइज्ड एंड most of the advocates, even we, do e-filing for such anticipatory bail applications, जहाँ पे अगर हम 12 बजे से पहले करते हैं तो almost all the times जो आपकी एप्लीकेशन है it is fixed for hearing on the very next day of filing। लेकिन अगर 2 बजे के बाद करते हैं तो of course it takes a day or two to come to court, और जो डेट ऑफ हियरिंग लगती है वो 1 दिन या 2 दिन के बाद की लगती है। यानी कि अगर आपने 2 बजे के बाद किया तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेट लगती है, और अगर आपने 12 बजे से पहले कर दिया तो इफ़ कंपेयर्ड बाय टुडे तो आपकी जो हियरिंग डेट है वो कल की मिल जाएगी आपको। 99% ऑफ टाइम्स कल की मिल जाएगी आपको। वंस यू गेट योर डेट यू आर इन्फॉर्म्ड द सेम बाय द रजिस्ट्री वाया ईमेल कि so and so court has been fixed and so judge has been marked for listening your anticipatory bail application and such is the date। अब आप उस दिन को जो आपकी हियरिंग की डेट होती है you go and present yourself in front of that court with your advocate. Now on the said date the court issues notice to the respondent, that is of course the IO or the police station। अब ये नोटिस इसलिए इशू किया जाता है so that the IO files a reply as to why your anticipatory bail should not be allowed। Now अब कई केसेस में क्या होता है, and by कई केसेस I mean almost 80% of cases में, that once you file on the very date of e-filing of anticipatory bail, जो concerned police officer होता है, जो concerned IO होता है, concerned police station होता है, they get the idea that yes such and such person has applied for the anticipatory bail, and most of the times on the very first date of hearing जो reply है IO की तरफ से या पुलिस स्टेशन की तरफ से वो रेडी होके आता है कोर्ट में। बाय डिफ़ॉल्ट वो रेडी करके ले आते हैं, दे डू नॉट वेट फॉर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रोसीजर wherein if the reply is not being filed on the very first date, and of course it is not mandatory to file the reply on the very first date, तो कोर्ट जो है वो एक नोटिस इशू करता है टू दी कंसर्न्ड IO एंड द पुलिस स्टेशन कि अब सो एंड सो डेट को आप अपना रिप्लाई लेके आइए। नाउ माइंड यू दैट इस रिप्लाई में पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा देती है जस्ट टू
get your anticipatory bail application dismissed. I have not seen a single instance जहाँ पे पुलिस वाले ये बोले कि जी कोई बात नहीं, द क्राइम इज़ नॉट वेरी हीनियस, हमें कोई कस्टडी वगैरह नहीं चाहिए, द कोर्ट शैल अलाउ द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेंट. क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता, क्राइम इतना हीनियस नहीं होता, तो पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाती है, तो एंटिसिपेटरी बेल की नौबत ही नहीं आती. तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स the reply of the police station, the reply of the IO mentions everything. They do everything so that they can get your anticipatory bail application dismissed. अब जब reply आता है तो उसके बाद of course arguments के बाद either your anticipatory bail application is allowed and you are granted anticipatory bail, या फिर आपकी anticipatory bail अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो it will get dismissed. अब ऑफ कोर्स एक बार अगर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में डिसमिस हो जाती है तो यू कैन अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट अंडर सेक्शन 482 ऑफ BNSS, एंड इवन इफ हाई कोर्ट से भी डिसमिस हो जाती है तो यू कैन अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 136 वाया SLP. नाउ जितना ये प्रोसेस सुनने में आसान लग रहा है, ये कुछ मिनट की वीडियो आपको ये नहीं बता सकती है कि दिस प्रोसेस इज़ वेरी ईजी. आई विल टेल यू दिस प्रोसेस इज़ ह्यूज प्रोसेस. इट डिमांड्स ह्यूज माइंड्स. बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इस प्रोसेस में. ग्राउंड्स क्या लेने चाहिए, कब एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करनी चाहिए, कब एंटिसिपेटरी बेल नहीं अप्लाई करके क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए. सो दीज आर ऑल दी नुआंसेस ऑफ लॉ विच वी एडवोकेट्स अंडरस्टैंड, एंड देयरफॉर you should hire a good advocate when you appear in courts, when you are trying to apply for anticipatory bail or any bail for that matter. And yes, this was about the video. We'll see you some other day.